यूपी के पीलीभीत में किसानों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर जा पहुंचा जब बंद पड़ी चीनी मिल की वजह से गन्ने की तौल नहीं हो पाई। आरोप है कि चीनी मिल पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से गन्ने की तौल नहीं हो पा रही है, जिसकी गुहार किसान पिछले कई दिन से लगा रहे हैं। लेकिन जब किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। किसानों ने जहां गन्ना राज्य मंत्री के विरोध में नारे लगाए, वहीं गन्ना उपायुक्त का पुतला जलाकर विरोध किया गया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द चीनी मिल को चालू किया जाए ताकि गन्ने की तौल हो सके और किसानों की परेशानी हल हो पाए। इसी बीच एक बड़ी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है। तेलंगाना के खम्मम में 32 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। मिड डे मील खाने के बाद ये बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत हो गई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां पर इनका उपचार चल रहा है। तेलंगाना के खम्मम से बड़ी खबर है। 32 बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मिड डे मील का खाना खाने के बाद ये बीमार हो गए सारे बच्चे। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हो गई सभी को, जिसके बाद आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहीं पर इनका इलाज चल रहा है। अब खाने में क्या दिक्कत थी, खाने की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजन गुस्से में हैं। 32 बच्चे हैं जिनकी तबीयत मिड डे मील खाने के बाद बिगड़ गई। मिड डे मील का खाना खाया और वो बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को उल्टी की शिकायत है, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में इन सभी बच्चों को एडमिट करवाया गया है। तेलंगाना के खम्मम से बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़े। रियल एस्टेट और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़े कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सीजे रॉय ने बेंगलुरु में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही आयकर विभाग की कार्रवाई से रॉय काफी तनाव में थे। जब आयकर अधिकारी रिचमंड रोड स्थित कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस में रेड कर रहे थे, तभी रॉय ने वहां अपने घर में कथित तौर पर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस पड़ताल कर रही है वहां क्या उन्होंने जांच के दौरान ही खुद को गोली मारी। कॉन्फिडेंट ग्रुप की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में एक जाना माना नाम है। अब कॉन्फिडेंट ग्रुप के ही ये चेयरमैन बताए जा रहे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, ये बात सामने आ रही है। पुलिस इस पूरे ही मामले की अब छानबीन में जुटी हुई है। आयकर विभाग का छापा चल रहा था, आयकर विभाग की रेड चल रही थी और उसी दौरान इन्होंने अपने घर में खुदकुशी कर ली, ये बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस की टीम अब तहकीकात में जुट गई है कि असल वजह क्या है, क्या खुदकुशी की ये बात है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयकर विभाग के छापे वाले पहलू की भी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। गोली लगने से कारोबारी की मौत की वजह सामने आई। पुलिस ने कारोबारी की खुदकुशी की बात कही है अभी प्रथम दृष्टया। अब लोगों से पूछताछ भी होगी, क्या वजह है, इसके बारे में पुलिस और जानकारी इकट्ठा करेगी। इनकम टैक्स का रेड, जांच और इतना दबाव कि बेंगलुरु का एक बड़ा कारोबारी खुद को गोली मार देता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक सीजे रॉय की। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दफ्तर की तस्वीरें हैं जिसने पूरे बेंगलुरु के कारोबारियों को इस वक्त जो है हैरान कर दिया है। इनकम टैक्स का रेड जो है पिछले कुछ महीनों से चला, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी चल रही थी और पूछताछ के बीच वे दबाव में थे, मानसिक दबाव में थे और यही कारण है या इसके पीछे कोई और भी वजह है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन तमाम दस्तावेज इस वक्त खंगाले जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है इस आत्महत्या के पीछे। जैसे उन्होंने खुद को गोली मारी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर लिया गया। कॉन्फिडेंट ग्रुप chairman and founder, he has reportedly shot himself dead. As of the initial reports, the SOCA team, the ballistic team, all have come here. We are inquiring into it. We are taking up a case. Since last 2 to 3 days, the income tax team were having a search and search of this premises, but we are not aware of all the details. As of now, it is a case of shooting, self-shooting. अब सीजे रॉय कौन थे? कर्नाटक के बड़े कारोबारी थे सीजे रॉय, ये उनके बारे में जानकारी है। जाना माना वो नाम थे। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन थे वो, जिन्होंने खुदकुशी की है, ये बात सामने आ रही है। रियल एस्टेट का जाना पहचाना नाम डॉक्टर सीजे रॉय। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बड़ा नाम है उनका। इसके अलावा कॉन्फिडेंट ग्रुप देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है और डॉक्टर सीजे रॉय का बड़ा नाम था। 2005 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये फाउंडर भी है इस ग्रुप के।
और अब गोली मारकर खुदकुशी इन्होंने कर ली है, ये बात सामने आ रही है। पुलिस अब तहकीकात कर रही है इस पूरे ही मामले की। इस बीच एक बड़ी खबर है, कुख्यात रवि काना को लेकर बांदा जेल अधीक्षक की सफाई सामने आ गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से ही रवि काना की रिहाई हुई है, ये जेल अधीक्षक की ओर से बात कही गई है। रवि काना पर दर्ज सभी मामलों में रिहाई के आदेश थे। रिहाई के बाद न्यायिक हिरासत का आदेश मिला था। जेल अधीक्षक ने ये सफाई दी है, ये बात कही है। शाम 6 बजे तक कोर्ट से आदेश नहीं आया, जिसकी वजह से रिहाई हुई। देर शाम 7:45 पर रवि काना की हिरासत का आदेश जेल को मिला था। कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा कि 6 फरवरी तक जवाब देंगे। ये जेल अधीक्षक ने कहा है 6 फरवरी तक का वक्त दिया गया है जब तक इनको जवाब देना है, और जेल अधीक्षक ने कहा है कि इस पर विस्तृत जवाब दिया जाएगा कोर्ट को। गौतम बुद्ध नगर की अदालत में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और न्यायिक आदेशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिस गैंगस्टर रवि काना पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं, जिसे गौतम बुद्ध नगर की अदालत में बी वारंट के तहत 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था, उसे बांदा के जेल प्रशासन ने उसी दिन बिना न्यायिक रिमांड पूरा किए रिहा कर दिया। जैसे ही ये मामला सामने आया, हड़कंप मच गया और अब इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर लापरवाही मानते हुए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सीजेएम गौतम बुद्ध नगर ने बांदा जेल अधीक्षक को तलब करते हुए जवाब मांगा है। उधर बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार ये दलील दे रहे हैं कि गैंगस्टर रवि काना की कस्टडी का वारंट देरी से आया, उसकी रिहाई पहले ही हो चुकी थी। माननीय न्यायालय से पेशी के समय कोई निर्देश न प्राप्त होने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा 5 बजे तक उसका इंतजार किया गया कि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए, लेकिन 6:30 बजे तक भी कोई मेल आदेश हमको माननीय न्यायालय से कस्टडी वारंट के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। फिर रूटीन रिहाई के अंतर्गत जैसे बाकी लोगों की रिहाई होती है, क्योंकि हमारे पास कोई उसको कारागार में निरुद्ध रखने का वैध आदेश नहीं था, तो हमारे द्वारा उसको जो है रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। बाद में जो है कस्टडी वारंट जो है मेल के माध्यम से 7:45 बजे के आसपास जेल की आईडी को प्राप्त हो, जेल की मेल आईडी पर प्राप्त हुआ। भले ही बांदा के जेल अधीक्षक कानूनी प्रक्रिया की सफाई दे रहे हैं, अब इस पूरे प्रकरण से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया उसे उसी दिन कैसे रिहा कर दिया गया? क्या जेल को अदालत के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए था? अब बांदा के जेल अधीक्षक को 6 फरवरी तक अपना जवाब देना है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ की बात सामने आ रही है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ में आतंकियों को घेरा किया गया सुरक्षा बलों की ओर से। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग भी वहां पर की, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर है और इसी पर हमारे संवाददाता अजय बाचले और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या डिटेल्स हैं? क्या सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी वहां चल रहा है? कितने आतंकवादी हो सकते हैं? क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, ये जो एनकाउंटर है ये जनवरी 18 को शुरू हुआ था। इसको त्राशी 1 का नाम दिया गया था सेना की तरफ से, और लगातार जनवरी 18 से ही ये एनकाउंटर वहां जारी है। हालांकि इस दौरान जो है 1 या 2 बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग हुई है। उसके बाद से लगातार जैश-ए-मोहम्मद के इन 2 से 3 आतंकियों को ढूंढने की तलाश वहां से लगातार जारी है। और आज सुबह बड़ी खबर ये आई है कि किश्तवाड़ के छात्रों के डोलगाम इलाके में जो सुरक्षा बल इन आतंकियों को ढूंढ रहे थे, तो उसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और लगातार ये फायरिंग जो है अब दोनों तरफ से जारी है। पूरे डोलगाम इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने घेर लिया है और अब इन 2 से 3 आतंकियों की तलाश वहां पे जारी है। बता दूं, वहां पर सुरक्षा बलों के सामने दिक्कत इस समय यह है कि वहां पर न केवल बर्फबारी हुई है, बल्कि ये जो इलाका है ये घने जंगलों का इलाका है। काफी ऊंचाई पर ये डोलगाम का इलाका स्थित है और वहां पर लगातार इन घने जंगलों में इन परिस्थितियों में जहां ठंड हो, बर्फबारी हो, इन आतंकियों को ढूंढना अपने में एक चुनौती है। लेकिन सलाम करना होगा यहाँ सुरक्षा बलों के जज्बे को कि जनवरी 18 से लगातार इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और इसी ऑपरेशन के दौरान न केवल 2 से 3 बार फायरिंग हुई है, बल्कि बता दूं इससे पहले यहाँ पर आतंकियों के बड़े हाइड आउट को भी ध्वस्त किया गया था सुरक्षा बलों की तरफ से। तो अब वहां से खबर
यही आ रही है कि फायरिंग जो है वो अभी फिलहाल इलाके में जारी है और पूरे डोलगाम सर्च वहां पर इलाके किया को जा रहा है। सुरक्षा। ठीक है, शुक्रिया अजय आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर वहां पर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी को लेकर जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं पर स्थानीय लोगों को खाने पीने के सामान के लिए जंग लड़नी पड़ रही है, जिसकी एक तस्वीर शिमला के दुर्गम इलाके डोडरा क्वार से आई, जहां पानी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए 4 से 5 फीट बर्फ में 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमर तक बर्फ है। एक एक कदम आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद जल शक्ति विभाग का कर्मचारी 3 किलोमीटर इस बर्फ में जाता है, पेयजल योजना को बहाल करता है और फिर इसी बर्फ में 3 किलोमीटर लौट कर आता है। सोचिए कितने मुश्किल हालात में शिमला के दूर दराज इलाके वाले लोग रह रहे हैं, क्योंकि सैलानी आमतौर पर कुफरी आते हैं, बर्फ का मजा लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये बर्फ मजा नहीं, सजा की तरह होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया एक इंस्पेक्टर। लोकायुक्त पुलिस की रिश्वत लेते ये गिरफ्तार हुआ है। इंस्पेक्टर गोविंद राजू से 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है बेंगलुरु में। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते रंगे हाथ एक इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है। लोकायुक्त पुलिस की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है इस इंस्पेक्टर को। गोविंद राजू से 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं और ये जो पूरी कार्रवाई है वो लोकायुक्त पुलिस की ओर से की गई है। एक इंस्पेक्टर को पकड़ा गया, इसके बारे में जानकारी पहले भी मिली थी, लगातार नजर रखी जा रही थी और जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची और ये करप्शन के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, सभी आईपीएस अफसरों को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश आया है। केंद्र में डेपुटेशन पर 2 साल के लिए रहना जरूरी होगा। केंद्र में एसपी या डीआईजी स्तर पर 2 साल की तैनाती जरूरी है। 2011 बैच के बाद वाले आईपीएस ऑफिसर्स को लेकर यह फैसला है गृह मंत्रालय का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है इसके बाबत। ये बड़ी खबर है, सभी आईपीएस ऑफिसर्स को लेकर गृह मंत्रालय का यह आदेश। केंद्र में डेपुटेशन पर 2 साल के लिए रहना जरूरी है और सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से। और अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र को मिलेगी पहली महिला उप मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको हम दे दें, अजित पवार की पत्नी बनेंगी महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम बनने के लिए तैयार हो गई है सुनेत्रा पवार, ये जानकारी सामने आ रही है। आज दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और जिसमें मुहर लगेगी सुनेत्रा पवार के नाम पर। शाम 5 बजे का वक्त है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर है कि फिलहाल सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी हैं देर शाम। कहा जा रहा है कि लंबी बातचीत के बाद सुनेत्रा पवार ने डेप्यूटी सीएम बनने के लिए हामी भर दी है। शुरुआत में एनसीपी के विलय की चर्चा भी चल रही थी, लेकिन अब देखना यह होगा कि शरद पवार समेत पूरा पवार परिवार सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में जाता है या फिर नहीं जाता। यानी देखा जाए तो आज शाम को सुनेत्रा के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ सूबे की सियासी पिक्चर भी साफ हो जाएगी। तो डेप्यूटी सीएम बनने के लिए वो तैयार हो गई है, ये कहा जा रहा है। काफी मान मनोबल, हालांकि बहुत मनाया गया, जो एनसीपी के विधायक हैं उन्होंने बहुत मनाया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं, हामी भरती है। देर रात मुंबई जब पहुंची, ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं देर रात उनके मुंबई पहुंचने की। सुनेत्रा पवार कौन है? अभी एनसीपी की सदस्य और राज्यसभा की सांसद हैं। 2024 में बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा। ननद सुप्रिया सुले से 1,58,000 वोटों से चुनाव वो हार गई और आज शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होना है, ये बात सामने आ रही है। उससे पहले 2 बजे का वक्त है जब विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एनसीपी के जितने भी विधायक हैं वो सभी पहुंचेंगे और सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगेगी। इस वक्त राज्यसभा की सांसद है वो और अब जो है डेप्यूटी सीएम बनने को हामी भर दी है सुनेत्रा पवार ने, ये बात सामने आ रही है। और पहली राज्य की, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगी सुनेत्रा पवार। आज शपथ ग्रहण होगा और नजरें इसलिए भी टिकी रहेंगी क्योंकि क्या शरद पवार भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? क्या वो भी जाएंगे वहां पर? सुप्रिया सुले भी पहुंचेंगी क्या? पूरा पवार परिवार एक साथ होगा क्या शपथ ग्रहण के दौरान, या फिर नहीं जाएंगे शरद पवार? इस पर भी लगातार निगाहें हैं और अब एनसीपी की जो विरासत है उसको संभालेंगी सुनेत्रा पवार।
विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में ये सवाल भी गूंज रहे हैं कि क्या पवार फैमिली फिर से एक साथ होने वाली है, क्योंकि पार्टी के कई नेता ये बात अब खुलकर बोल रहे हैं कि अजित दादा शायद यही चाहते थे। अजित दादांच्या रूपाने इन नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अनिल देशमुख का है, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अजित दादा चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो। अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी यही दावा किया। साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की खबरों के बीच शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये अटकलें लगाने का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये समय है ये चर्चा के लिए। कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए फिलहाल परिवार को शक्ति दे, यही हमारी सोच है। जहाँ तक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका भी समय रहता है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि अजित पवार और शरद पवार ने जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस विलय का ऐलान करने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को इसकी घोषणा होने की तैयारी भी की गई थी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, एनसीपी को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम एनसीपी के हर फैसले के साथ हैं, एनसीपी के फैसले के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से बात कही गई है। जो फैसला एनसीपी के विधायक लेंगे, जो फैसला सुनेत्रा पवार लेंगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बयान दिया गया है। हम एनसीपी के फैसले के साथ हैं, पार्टी और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में मजबूती के साथ हम खड़े हैं। ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से बात कही गई है। आज शाम को शपथ ग्रहण होना है सुनेत्रा पवार का, डिप्टी सीएम बनेंगी वो एनसीपी की ओर से, और इस पर यह बयान देवेंद्र फडणवीस का कि एनसीपी के हर फैसले के साथ इस वक्त हम मजबूती से खड़े हैं। मी आता आपल्याला एवढंच सांगू शकतो की अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडनं असेल। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, अजित पवार के बड़े बेटे की सक्रिय राजनीति में वापसी होने जा रही है। मां सुनेत्रा पवार की जगह अब पार्थ पवार का राज्यसभा जाना तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, अजित पवार के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा जाएंगे पार्थ। ये बात सामने आ रही है। सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से वापसी होने जा रही है पार्थ पवार की, क्योंकि राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी सुनेत्रा पवार वाली। वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे शाम 5 बजे, ये बात सामने जो आ रही है। उसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी पार्थ पवार करने जा रहे हैं। मां सुनेत्रा की जगह पार्थ अब राज्यसभा जाएंगे, ये तय है। अजित पवार के 2 बेटे, जिनमें से बड़े बेटे पार्थ पवार, और इन्हीं को लेकर ये बड़ी खबर है कि वो राज्यसभा की जो खाली सीट होगी सुनेत्रा पवार की, उसको भरने का काम करेंगे। सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा जाएंगे पार्थ पवार, ये बड़ी खबर है। तो पार्थ पवार पहले भी राजनीति में रहे हैं, सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे हैं सुनेत्रा और अजित पवार के, और उन्होंने 2019 में मावल सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो उस वक्त चुनाव हार गए थे। तब से उन्होंने राजनीति से एक तरीके से दूरी बना ली थी। लेकिन अब चूंकि अजित पवार का निधन हो गया है, बारामती में विमान हादसा हुआ जिसमें अजित पवार की मौत हो गई, और उसके बाद अब सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। ऐसे में जो उनकी सीट है राज्यसभा की, उसको भरेंगे पार्थ पवार, ये बात सामने आ रही है। और इसीलिए अब एक बार फिर से वो सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार निगाहें हैं। जिस तरीके से हलचल आज पूरे दिन वहां पर रहेगी, उसकी हर जानकारी, हर अपडेट आपको लगातार एबीपी न्यूज आगे भी देता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी से बड़ी खबर है, यूपी में मंत्री और विधायक के बीच तनातनी का ये पूरा मामला। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने संगठन को इसके बारे में जानकारी दी है। ब्रजभूषण राजपूत ने फोन पर संगठन महामंत्री धर्मपाल से बात की। कल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से उनकी जो तीखी नोकझोंक हुई थी, स्वतंत्र देव सिंह और उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। मंत्री जी और विधायक के बीच में काफी देर तक बहस हुई थी। वो तस्वीरें, वो
पूरे देश ने देखी और यूपी की सियासत 7वें आसमान पर इसी के साथ ही पहुंच भी गई है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। ऐसे में बड़ी खबर है कि ब्रजभूषण राजपूत ने संगठन को इसके बारे में जानकारी दी है। संगठन महामंत्री धर्मपाल से फोन पर बात की है और बताया है कल के घटनाक्रम के बारे में। यूपी के महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। गांव में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों से नाराज बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थक मंत्री से भिड़ गए। विधायक के समर्थक इस बात से नाराज थे कि कई गांव में पानी नहीं पहुंचा, जबकि कई जगह पाइपलाइन खुदी थी। जो गांव की शिकायत है जहां पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूं उस गांव में। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूं। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करो अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच भी जमकर नोकझोंक हो गई। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इन दो नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग पर तंज किया। अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। बीजेपी की सत्ता पटरी से उतर गई है। इस पूरे ही मामले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है। यूपी में मंत्री और विधायक की खींचतान पर घमासान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व सांसद गंगा चरण ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर तंज कसा है। विधायक जनता का नौकर, किसी मंत्री का नहीं, ये पूर्व सांसद की ओर से कहा गया है। कोई मंत्री अपने आप को राजा ना समझे। विधायक ब्रजभूषण राजपूत के पिता गंगा चरण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये निशाना सीधे सीधे स्वतंत्र देव सिंह पर है। उन्होंने कहा है कि विधायक जो है वो जनता का नौकर है, किसी मंत्री का नौकर नहीं है। कोई मंत्री अपने आप को राजा समझने की गलती ना करे, ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया है।